नमस्कार दोस्तों। एक बार साथियों, लास्ट क्लास में हमने देखा था टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। विश्व भर में कितने प्रकार के शासन पद्धतियां हैं, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, उन सभी चीज़ों पर हमने बात की थी। साथियों, आज हम देखते हैं संविधान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संविधान विश्व भर में कितने कितने प्रकार के संविधान पाए जाते हैं और संविधान का मुख्यतः क्या कार्य होता है किसी भी देश में, और इसके साथ साथ देखेंगे हम संविधान की डेफिनेशन कि संविधान को किन शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। संविधान का परिचय। दोस्तों, इसमें हम आज 3 चीज़ों पर कार्य करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम परिभाषा कि संविधान की परिभाषा क्या होती है। उसके बाद हम देखेंगे संविधान के कार्य कि किसी भी देश में संविधान के मुख्यतः क्या क्या कार्य होते हैं। थर्ड, देखेंगे हम संविधान के प्रकार और उनके विशेषताएं। प्रकार और विशेषताएं। विश्व भर में जितने भी प्रकार के संविधान पाए जाते हैं वो कितने कितने प्रकार के होते हैं मुख्यतः, और उन सभी की अपनी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, किस शासन पद्धति पर वो सब कार्य करते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। संविधान का परिचय। सबसे पहले देखते हैं हम परिभाषा, संविधान की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, देखिए दोस्तों, संविधान जो होता है बेसिकली 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, सम और विधान। सम का अर्थ होता है इसमें एक समान, और विधान का अर्थ होता है नीतियां या फिर आप कहें कानून, कि कानूनों का एक ऐसा संग्रह जो कि सभी पर एक समान रूप से कार्य करे, अर्थात एक समान रूप पर सभी पर लागू हो या सभी के लिए उसका एक समान महत्व हो। तो नियमों, कानूनों या नीतियों का एक ऐसा कलेक्शन, एक ऐसा संग्रह जो कि सभी लोगों पर एक समान रूप से लागू हो या सभी लोगों पर एक समान रूप से कार्य करे। यदि हम इसको डिफाइन करें तो इसकी परिभाषा क्या होगी। देखिए दोस्तों, इसकी परिभाषा होगी कि किसी भी देश में, किसी भी देश में नीतियों एवं सिद्धांतों, नीतियों एवं सिद्धांतों का एक ऐसा संग्रह, ऐसा कलेक्शन या फिर ऐसा संग्रह जिससे कि उस देश का शासन संचालित हो या फिर शासन चलाया जाए। दोस्तों, इसकी संविधान की डेफिनेशन है बड़े सिंपल शब्दों में कि किसी भी देश में नीतियों एवं सिद्धांतों का एक ऐसा संग्रह जिससे कि उस देश का शासन संचालित हो। ये संविधान की एक शॉर्ट डेफिनेशन हो जाएगी आपको समझने के लिए। हालांकि एग्जाम्स में कभी नहीं पूछा जाता है कि डेफिनेशन बताएं आप संविधान की, तो इस बारे में कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपकी तरफ से एक समझ विकसित हो आपकी, उसके बारे में मैंने आपको ये थोड़ा सा बता दिया है। तो संविधान की परिभाषा दोस्तों आप नोट कर लीजिएगा। परिभाषा, संविधान 2 शब्दों से मिलकर बनता है, सम और विधान। सम का अर्थ होता है एक समान और विधान का अर्थ होता है नीतियाँ या फिर कानून। ठीक है, एक ऐसा कानून या फिर ऐसी नीतियाँ जो कि सभी पर एक समान रूप से लागू हो या फिर सभी पर एक समान रूप से कार्य करे। परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी भी देश में नीतियों एवं सिद्धांतों का एक ऐसा संग्रह जिसके आधार पर या जिससे कि उस देश का शासन संचालित किया जाए या फिर संचालित हो। इसके बाद देखते हैं हम संविधान के कार्य क्या होते हैं। संविधान के मुख्यतः 2 कार्य होते हैं।
सबसे पहला जो मुख्य कार्य है वह होता है सरकार को शक्ति प्रदान करना। सरकार को शक्ति प्रदान करना। किस चीज़ की शक्ति? सरकार, संविधान सरकार को कानून बनाने की शक्ति या फिर शासन संचालित करने की शक्ति प्रदान करता है। क्योंकि देखते हैं कि सरकार जो भी कानून बनाती है वो किसके आधार पर बनाती है? वह सभी संविधान के आधार पर बनाती है। संविधान से ही वो सभी शक्तियाँ प्राप्त करती है जो कि सरकार कानून का निर्माण करती है। तो सरकार को शक्ति प्रदान करना किस चीज़ की? कानून निर्माण की या फिर शासन संचालित करने की, ये कार्य है। दूसरा कार्य है इसमें लोगों को अधिकार देना। यहाँ पर हम नागरिक शब्द यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि संविधान में बहुत सारे कानून या बहुत सारे अधिकार ऐसे भी हैं जो कि नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त होते हैं। मतलब हमारे देश से बाहर जो रहने वाले लोग हैं वो भी उसके दायरे में आते हैं, वो उन पर भी लागू होते हैं। तो लोगों को अधिकार देना। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार जो हैं वह हमें संविधान के भाग 3 में एक विशेष रूप से वर्णित किए गए हैं, हमें स्पेशल हमें प्रदान किए गए हैं। अर्थात उनको राज्य के अतिक्रमण से प्रोटेक्शन दिया गया है, संरक्षण दिया गया है, ताकि राज्य या फिर कोई भी सरकार हमारे मौलिक अधिकारों को कम ना कर सके या फिर उनको खत्म ना कर सके। तो ये सभी जो अधिकार हैं हमें संविधान से ही मिले हुए हैं। तो ये दो मुख्य कार्य होते हैं। किसी भी देश में संविधान के, भारत की बात नहीं कर रहे हैं हम, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं। पूरे विश्व में संविधान के दो मुख्य कार्य होते हैं, सरकार को शक्ति प्रदान करना कानून निर्माण की या फिर शासन संचालित करने की। दूसरा है लोगों को अधिकार देना। ठीक है दोस्तों, संविधान के दो मुख्य कार्य होते हैं। इसके बाद देखते हैं हम संविधान के प्रारूप या फिर संविधान के स्वरूप या विशेषताएं। स्वरूप एवं विशेषताएं। देखिए दोस्तों, किसी भी देश में, विश्व भर में, हम यदि पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में संविधान, जितने भी देशों में संविधान हैं, उन जिनमें संविधान नहीं है हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। जैसे कि सऊदी अरेबिया में संविधान नहीं है, हम उनकी बात करें जिनमें संविधान है, चाहे वो लिखित हो या फिर अलिखित हो। मतलब उसको एक ये बोला गया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि हाँ, इस देश का अपना एक संविधान है, एक देश का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है। तो संविधान या तो लिखित होगा या फिर अलिखित होगा। लिखित या अलिखित। यदि हम इसके एग्जाम्पल देखें तो लिखित में आपके भारत का संविधान लिखित है, या फिर यहीं पर देख लें हम यूएसए का संविधान भी लिखित है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनका संविधान अपना लिखित रूप में है। या फिर फ्रांस का संविधान भी लिखित है। अलिखित की यदि हम बात करें तो इसका हमें एक ही एग्जाम्पल मिलता है, जैसे कि आपका ब्रिटेन है। अलिखित का मतलब आप इसको मौखिक ना समझें, अलिखित का मतलब मौखिक नहीं है। अलिखित का मतलब है कि एक ऐसा संविधान, नियम और कानूनों का एक ऐसा संग्रह जो कि व्यवस्थित ढंग से ना लिखा गया हो। जैसे कि भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान जो है हमारा, जब वो मौलिक रूप में जब 1949 में बनकर तैयार हुआ तो वह 22 भागों में पूरा विभाजित था, और प्रत्येक भाग उसका एक अलग पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर लिखा गया है। मतलब किसी भी विषय के बारे में यदि जानकारी प्राप्त करनी है तो आप संविधान के एक पर्टिकुलर भाग में जाइएगा। जैसे कि नागरिकता है, नागरिकता से संबंधित जो भी प्रावधान है, भारतीय नागरिकता से संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे किसी की नागरिकता समाप्त की जा सकती है, कैसे कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है, इन सभी विषयों से संबंधित यदि कोई जानकारी हमें प्राप्त करनी है तो आप भारतीय संविधान के भाग 2 में जाकर देखें। लेकिन ब्रिटेन के संविधान में ये सारी व्यवस्थाएं नहीं हैं। वहाँ पर संविधान तो है और लिखित भी है, लेकिन उसको लिखित की संख्या नहीं दी गई है। क्यों? क्योंकि वो एक व्यवस्थित ढंग से नहीं लिखा गया है और परंपराओं पर ज़्यादा आधारित है। जो प्राचीन काल से जो वहाँ पर राज व्यवस्था है, राजतंत्रात्मक व्यवस्था है, तो उसी आधार पर, कुछ रूढ़ियों के आधार पर या कुछ परंपराओं के आधार पर वहाँ का जो शासन है वो संचालित होता है। लिखित रूप में तो है, लेकिन वो व्यवस्थित ढंग से नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए उसको एक लिखित संविधान की संज्ञा नहीं दी गई है और उस संविधान को बोला जाता है अलिखित संविधान। ठीक है। दूसरा देखते हैं हम इसका संशोधन के आधार पर। विश्व भर में संशोधन के आधार पर भी 2 प्रकार के संविधान पाए जाते हैं। संशोधन के
आधार पर। एक तो होता है आपका कठोर संविधान, एक दूसरा होता है लचीला संविधान। कठोर संविधान में वह सभी संविधान आते हैं जो कि जिनमें संशोधन की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी जटिल हो, बहुत आसानी से उसमें संशोधन न किया जा सके। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखें हम यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कठोर संविधानों में आता है। क्योंकि जब से भारत अमेरिका का संविधान लागू हुआ है 1789 के आसपास से, और आज तक के इतिहास में अमेरिका के संविधान में मात्र 27 ही अमेंडमेंट हुए हैं, मात्र 27 संशोधन ही अभी तक हुए हैं। इतने लंबे समय काल में वहाँ के संविधान में मात्र 27 संशोधन होने का अर्थ निकलता है कि वहाँ पर संशोधन करना जो है वो एक जटिल प्रक्रिया है, बहुत आसानी से उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। लचीला संविधान, देखिए लचीले संविधान में एक ऐसी व्यवस्था है, ऐसे संविधान होते हैं जिनमें संशोधन जो है काफ़ी आसानी से किया जा सके। जैसे कि ब्रिटेन है, ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो संशोधन की प्रक्रिया है वो बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से उसमें संशोधन किया जा सकता है। संशोधन की क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, कितनी प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है संविधान संशोधन में, ये सभी चीज़ें हम जब बताएंगे तब आपको भारतीय संविधान पर इस टॉपिक पर बात करेंगे। यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट रूप में आपको ये बता देना चाहता हूँ कि विश्व भर में जो संविधान पाए जाते हैं संशोधन के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक तो कठोर संविधान होता है जिनमें कि संशोधन की जो प्रक्रिया होती है काफ़ी जटिल होती है, दूसरा लचीला संविधान होता है। ठीक है, यदि हम भारत की बात करें यहीं पर, तो भारत में यदि यहीं पर आप एक नोट बना के लिख लें नीचे नोट करके कि भारतीय संविधान में ये दोनों विशेषताएं पाई जाती हैं, कठोर होने की विशेषता भी पाई जाती है और लचीला होने की विशेषता भी पाई जाती है। अर्थात भारतीय संविधान के कुछ भाग ऐसे हैं जिनमें संशोधन की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी जटिल है, जिनमें संशोधन करना बहुत मुश्किल है। जैसे कि भाग 3 है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों में संशोधन यदि सरकार करना चाहे तो उसके लिए काफ़ी लंबी प्रक्रिया और काफ़ी जटिल प्रक्रिया से गुजरना होता है, तो काफ़ी जटिल प्रक्रिया है ये। लेकिन वहीं पर कुछ भाग ऐसे हैं जिनमें संशोधन जो है बहुत आसानी से किया जा सकता है। जैसे कि भाग 1 है, भारतीय संविधान का भाग 1 है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। उसके तहत आर्टिकल 2 और 3 में जब हम वहाँ पर आएंगे तो आपको बताएंगे कि उसमें संशोधन की जो प्रक्रिया है वो साधारण बहुमत से हो जाती है, उसके लिए किसी जटिल प्रक्रिया का सामना हमें नहीं करना होता है। तो भारतीय संविधान में दोनों विशेषताएं पाई जाती हैं, कठोर भी होता है और लचीला भी होता है। तो यहाँ पर आप नोट बना के लिख लीजिएगा कि भारत का संविधान लचीला एवं कठोर दोनों है। कि भारत का जो संविधान है लचीला एवं कठोर ये दोनों विशेषताएं इसमें पाई जाती है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया था छोटे छोटे एग्जाम्स में, जो वनडे एग्जाम्स होते हैं, पूछ लिया था कि भारतीय संविधान कैसा संविधान है, कठोर है, लचीला है, या फिर कठोर एवं लचीला दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान में कठोर होने की विशेषता भी पाई जाती है और लचीला होने की विशेषता भी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं हम संशोधन के आधार पर हमने दो प्रकार के संविधान देखे। तीसरा टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, हम देख लेते हैं उसको भी कि विश्व में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन हैं उनमें तीसरा प्रकार के संविधान के आधार पर जो विभाजन किया गया है वो क्या है, वो है तीसरा शक्तियों का विभाजन के आधार पर। शक्तियों के विभाजन के आधार पर शक्तियों के विभाजन के आधार पर हम 3 भागों में इसको डिवाइड करते हैं। देखिए, पहला है आपका इसमें संघात्मक, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। संघात्मक, किसी भी देश के संविधान को संघात्मक कब कहेंगे, ये चीज़ आप समझ लीजिएगा, जब उस देश में जो सरकार चलाने की शक्ति है वो एक से अधिक स्तर पर विभाजित हो। मतलब ऐसी शासन व्यवस्था जहाँ पर शक्तियों का विभाजन एक से अधिक स्तर पर हो और स्पष्ट रूप से हो, वहाँ पर किसी का भी हस्तक्षेप एक दूसरे के बीच में ना हो, दोनों अपने अपने कार्य स्वतंत्र रूप से करें। जैसे कि एक केंद्र का स्तर, एक राज्य का स्तर। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम देखते हैं यूएसए में क्या है कि एक संघात्मक स्वरूप का एक मानक स्तर पाया जाता है। वहाँ पर संघ तो है, संघ
है, केंद्र सरकार है, लेकिन वहाँ पर राज्य सरकारें जो हैं वो स्वतंत्र हैं अपने मामले में। जैसे कि सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। वहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये तीनों ही अंग अलग अलग कार्य करते हैं, अर्थात केंद्र की कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका ये अलग है और राज्य स्तर पर यही कार्य अलग किए जाते हैं। वहाँ पर कोई भी एक दूसरे के प्रति जवाबदेह नहीं है। तो संघात्मक व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था होती है जहाँ पर शक्तियों का विभाजन एक से अधिक स्तर पर हो। कुछ और भी शर्तें होती हैं, जैसे कि कठोर संविधान होना चाहिए। यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन कठोर है। मैंने अभी आपको बताया कि वहाँ के संविधान में अभी तक मात्र 27 संशोधन हुए हैं। ठीक है। दूसरा है आपका इसमें एकात्मक संविधान की वह विशेषता होती है जहाँ पर शक्तियों का जो केंद्रण हो, शक्तियों का केंद्रीकरण किया गया हो, अर्थात एक ही स्तर पर सभी शक्तियाँ कार्य करती हों। डिसीजन लेने की जो क्षमता है, जो आपकी निर्णायक क्षमता है या फिर कानून बनाने की जो शक्ति है, वो एक ही स्तर पर हो। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हमें मिलता है ब्रिटेन में क्या है कि वहाँ पर जो केंद्र है वो ही सशक्त है, वही राज्यों को कंट्रोल करता है। राज्य तो हैं वहाँ पर, प्रांत तो बने हुए हैं, लेकिन वह प्रांत सभी वहाँ पर शासन चलाने की जो आपकी शक्ति है वो केंद्र से ही प्राप्त करते हैं। उनका अपने पास कुछ नहीं है। तो वहाँ पर जो सशक्त है वो केंद्र है। तो ऐसी शासन व्यवस्था, संविधान का ऐसा स्वरूप, मतलब ऐसे संविधान से जब कि शक्तियों का जो केंद्रीयकरण किया गया हो, मतलब एक ही पॉइंट पर, किसी एक ही बिंदु पर सभी शक्तियाँ केंद्रित हों, केंद्र के स्तर पर या फिर राज्य के स्तर पर। अमूमन साधारणतः ये देखा जाता है कि इस प्रकार के संविधान में केंद्र के स्तर पर ही शक्तियों का केंद्रीकरण किया जाता है। इसका एक एग्जाम्पल मिलता है हमें ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसा व्यवस्था पाई गई है। ठीक है। इसमें थर्ड है आपका अर्धसंघात्मक। देखिए ये काफ़ी विवादित है। अर्धसंघात्मक संविधान का कैसा ढांचा होता है जिसमें कि संघात्मक और एकात्मक दोनों के गुण पाए जाते हैं, लेकिन इसका नाम अर्धसंघात्मक क्यों पड़ा है, कौन सी फेडरल, इसलिए इसका पड़ा है कि यहाँ पर शक्तियों का विभाजन तो किया गया है 2 स्तर पर, एक से अधिक स्तर पर शक्तियों का विभाजन तो किया गया है, केंद्र के स्तर पर और राज्य के स्तर पर, लेकिन शक्तियों का जो बहाव है, जो फ्लो है, मतलब जो मजबूत किया गया है वो संघ को ही किया गया है, केंद्र को ही किया गया है। अर्थात राज्य अपने आप में स्वतंत्र हैं। राज्यों के पास राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की क्षमता है, उनके पास वो शक्ति है, लेकिन बहुत सारे विषय ऐसे हैं जहाँ पर संघ ही मजबूत है और अंततः यदि विवाद की स्थिति पैदा होती है तो वहाँ पर संघ ही हावी हो जाता है, अर्थात संघ के पास ही ज़्यादा शक्तियाँ चली जाती हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था को बोलते हैं अर्धसंघात्मक व्यवस्था। विश्व भर में ऐसी एक जो मानक व्यवस्था है वो कनाडा में पाई जाती है। कनाडा में इसी प्रकार की व्यवस्था को लागू किया गया है कि वहाँ पर संघ मजबूत है, हालांकि राज्य भी वहाँ पर हैं, प्रांत भी हैं, स्टेट्स भी हैं, लेकिन जो संघ है वो अपने आप में ज़्यादा मजबूत है। इसी व्यवस्था को भारत में भी लागू किया गया है। तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि भारत में कैसी शासन व्यवस्था है, संघात्मक, एकात्मक या अर्धसंघात्मक। तो भारत में जो व्यवस्था है वो अर्धसंघात्मक व्यवस्था है, और ये जो व्यवस्था हमने कहाँ से ली है, ये कनाडा से ली है। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हमने देखा कि संविधान की डेफिनेशन, संविधान के कार्य और संविधान के स्वरूप एवं विशेषताएं, इसके आधार पर हमने 3 आधारों पर देखा। तीनों के एग्जाम्पल भी देखिए। संघात्मक यूएसए, एकात्मक का ब्रिटेन हो जाएगा, अर्धसंघात्मक का कनाडा हो जाएगा, फ्रांस और भारत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यदि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि कोई आप करेक्शन चाहते हैं और यदि कोई भी डाउट्स आपके हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे भेज सकते हैं। मैं प्रयास करूँगा कि आप सभी को आंसर कर सकूँ। धन्यवाद दोस्तों।